हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। आज की इस वीडियो में हम सब जानेंगे जो हमारी सीरीज चल रही थी क्रॉन समान ज्ञान की, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा क्लास रहेगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वह है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री की हम लोग क्लास कर रहे थे और इसी बीच में अब जो आपका होगा वह है आज का डे 5 यानी कि 5वां, और इससे पहले 4 दिन का और क्लास अपलोड कर दी गई है पार्ट 4 तक। तो उसे नहीं देखे हैं तो उसे जाकर के जरूर देख लेंगे। तो आइए बढ़ते हैं, और बढ़ने से पहले आप लोग को बता दूं कि आपकी कौन कौन सी क्लासेज और समाप्त कर दी गई है। तो आपका भारत का इतिहास समाप्त हो चुका है, साथ ही साथ आपके जो क्लासेज हैं वो पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स और बायोलॉजी समाप्त हो चुके हैं। साथ ही साथ आपका भारत में जितने भी प्रौद्योगिकी से संबंधित है यानी कि आप कह सकते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, और साथ ही साथ आपका पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी समाप्त हो चुके हैं। तो अब चलेंगे हम केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में आज हमारा जो चैप्टर होगा वह है कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन और उसके यौगिक से संबंधित आज की क्लास होगी, तो लास्ट तक देखेंगे और वीडियो पसंद आने पर लोगों तक शेयर, कमेंट, लाइक जरूर करेंगे। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑन कर लेंगे ताकि आने वाले सभी वीडियोज की अपडेट आपको समय पे मिलता रहे। तो आइए चलते हैं अपने क्लास की ओर। तो ये है आज का हमारा जो चैप्टर है वह है कार्बन और उसके यौगिक से संबंधित, जहां पर हम सब पढ़ेंगे कार्बन और उसके जो यौगिक होते हैं जैसे ग्रेफाइट, हीरा, इन सभी के बारे में। तो आइए सबसे पहले जानेंगे हम कार्बन। तो कहता है कि कार्बन एक अधातु है जहां C12 और C13 अस्थायी है किंतु C14 तथा C15 रेडियो सक्रिय है। ग्रेफाइट तथा हीरा कार्बन के रवादार रूप हैं और इसके कुछ गुण धातु के तथा अधातु के बीच के गुण के समान हैं। कहने का मतलब ये है कि कार्बन C12 और C13 जो है एक अस्थायी रूप से मानी जाती है, जबकि C14 और C15 का प्रयोग हम रेडियो सक्रियता के रूप में भी करते हैं। हीरा और ग्रेफाइट जो है कार्बन के दो अपरूप हैं, जहां पर वो रवादार रूप में यानी कि क्रिस्टल रूप में होते हैं और धातु के तथा अधातु के बीच इसके गुण समान होते हैं। यह आयरन तथा स्टील में एक कम प्रतिशत में घुलनशील है। इस कारण कार्बन को उपधातु भी कहा जाता है। इसे भी ध्यान रखेंगे, कार्बन को उपधातु के नाम से भी जाना जाता है। आगे है कार्बन की विशेषताएं। तो कहता है कार्बन में कुछ विशिष्ट गुण होते हैं जो अन्य तत्वों में नहीं पाए जाते, और ये कौन कौन से हैं? तो कहता है कार्बन की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित है। कार्बन के परमाणु अपने अन्य परमाणुओं से जुड़कर श्रृंखलाएं बनाने की क्षमता रखते हैं और इसी गुण के कारण अनेक कार्बन परमाणु परस्पर जुड़कर लंबे लंबे श्रृंखलाएं बनाते हैं। ये श्रृंखलाएं खुली या बंद यानी कि ओपन और क्लोज्ड दोनों होते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये ओपन श्रृंखला है, ओपन चेन, और ये है शाखायुक्त श्रृंखला, यहाँ है बंद श्रृंखला। तो इन सभी में इसके गुण पाए जाते हैं। आगे देखेंगे, आगे कहता है कि कार्बन ही एक ऐसा तत्व है जो विद्युत धनात्मक और विद्युत ऋणात्मक दोनों ही प्रकार के तत्वों से संयोग कर स्थायी यौगिक बनाता है। यानी कि कार्बन है जो विद्युत के धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं। कार्बनिक अभिक्रियाओं में मुख्य अभिक्रिया के अतिरिक्त पार्श्व अभिक्रियाएं भी साथ साथ होती है। यौगिकों की संरचना की बात करें तो कार्बन बहुसंख्य यौगिकों की रचना करता है। इसके मुख्यतः 3 कारण हैं। आइए जानेंगे ये 3 कारण कौन कौन सी है। सबसे पहला जो कारण है कि कार्बन में अनेक परमाणु सहसंयोजी बंधन द्वारा परस्पर जुड़कर एक सीधी श्रृंखला, शाखित श्रृंखला एवं बंद श्रृंखला का निर्माण कर सकते हैं, और इस गुण के कारण कार्बन में अत्यधिक यौगिक बनाने की क्षमता पाई जाती है। यानी कि यहाँ पर शाखित श्रृंखला यानी कि ब्रांच्ड और क्लोज्ड, साथ ही साथ पैरेलल, ये सभी श्रृंखलाएं की निर्माण हो सकती है। दूसरा गुण है कि कार्बन में ही यह विलक्षण गुण विद्यमान है कि वह विद्युत धनात्मक एवं विद्युत ऋणात्मक दोनों तरह के तत्वों से संयोग कर अनेकों यौगिकों की रचना कर सकता है। तीसरा आता हमारा कार्बन के यौगिक समावयवता यानी कि आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया गया है
कि ब्यूटेन के दो समावयवी होते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन। यह स्ट्रक्चर आप ध्यान में रखेंगे, 3 कार्बन और एक ऊपर से शाखित जो रहता है 4 कार्बन मिलकर के, बाकी सभी हाइड्रोजन मिलकर के आइसो ब्यूटेन। तो आप कहें कितने हाइड्रोजन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 10, 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन मिलकर के आइसो ब्यूटेन बनाते हैं। तीन सभी पॉइंट को ध्यान रखेंगे। आगे है कि कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 और 2p2 होते हैं। आवर्त सारणी में कार्बन का स्थान वर्ग 4 के आवर्त 2 में शामिल किया गया है। अगला हमारा एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, कार्बन की अपरूपता। तो कहता है यह विभिन्न कारणों से होता है। पहला है विभिन्न अपरूपों के आंतरिक ऊर्जा के मानों का भिन्न भिन्न होना, और दूसरा है विभिन्न अपरूपों के अणुओं की रचना में भिन्नता होना। आगे बढ़ेंगे तो कहता है हीरा। हीरा जो कि कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। हीरा एक बहुमूल्य पत्थर है, इसकी माप कैरेट में होती है। हीरा की माप किस में होती है? कैरेट में होती है। और साथ ही साथ एक कैरेट बराबर कितना होता है? 0.2 ग्राम के बराबर एक कैरेट बराबर होता है। तो इन सभी पॉइंट को ध्यान में रखते चलेंगे। आगे है यहां पर दिया गया है कि कार्बन के अपरूप किस प्रकार से इसे डिवाइड किया गया है वो। तो कार्बन को दो प्रकार से, एक क्रिस्टलाइन यानी कि रवादार, और दूसरा किया गया है एमॉर्फस यानी कि वे रवादार। रवादार की बात करें तो इसके अंतर्गत डायमंड और ग्रेफाइट को रखा गया है, जबकि वे रवादार के अंतर्गत चारकोल, काजल और कोल को रखा गया है। और चारकोल के अंदर भी 3 प्रकार की चारकोल होती है। एक कैसा? तो कास्ट चारकोल, जंतु चारकोल और चीनी चारकोल, वुड, एनिमल और सुगर। फिर से हम अगर बात करें कि जंतु चारकोल जो है, जंतु चारकोल के अंतर्गत भी 2 चारकोल होते हैं, बोन चारकोल और ब्लड चारकोल, अस्थि और रक्त। जबकि अगर हम कोल की बात करें तो कोल को 2 भाग में बांटा गया है, एक कोक के नाम से जाना जाता है और दूसरा गैस कार्बन के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे। आगे है हमारा हीरा के गुण। हीरा के गुण में अगर हम बात करें तो हीरा की संरचना में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 पड़ोसी कार्बन परमाणुओं द्वारा सहसंयोजी बंधन के जरिए घिरा रहता है, और ये चारों पड़ोसी कार्बन परमाणु एक समचतुष्फलक के चारों शीर्षों पर रहते हैं। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हीरा का रवा कार्बन परमाणुओं का बना होता है, जो मजबूती के साथ सहसंयोजी बंधनों के चालक के रूप में परस्पर बंधे रहते हैं। और इसी कारण हीरा प्राकृतिक पदार्थों में सबसे अधिक कठोर होता है। ये ध्यान रखेंगे, हीरा प्राकृतिक पदार्थ में सबसे अधिक कठोर पदार्थ होती है। दूसरा पॉइंट है कि इसका अपवर्तनांक उच्च होता है, जिससे इसमें अत्यधिक चमक होती है, और इसका अपवर्तनांक 2.45 होती है। हीरा का अपवर्तनांक किसमें होता है? 2.45। तीसरा गुण है कि यह काफी भारी होता है, इसका विशिष्ट गुरुत्व 3.5 होती है। हीरा विद्युत का कुचालक होता है। हीरा किसी भी विलायक द्रव में अविलेय यानी कि ये घुलता नहीं है। यह अक्रिय होता है। यह लाल तप्त अवस्था में ऑक्सीजन में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हीरा को जब लाल तप्त अवस्था में ऑक्सीजन में जलाकर क्या बनाया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक अक्रिय गैस है। अगला जो पॉइंट है कि सल्फ्यूरिक अम्ल तथा पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ गर्म करने पर हीरा कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है और कुछ भी अवशेष नहीं बचता। आगे है हमारा नेक्स्ट पॉइंट कि यह एक्स किरणों के लिए पारदर्शी होता है, लेकिन नकली हीरा एक्स किरणों के लिए अपारदर्शी होता है। हीरा की संरचना दी गई है, चतुष्फलकीय जो है हीरा की संरचना होती है। आगे दिया गया है हीरा के उपयोग। कहता है हीरा पारदर्शी होता है, इसका अपवर्तनांक उच्च होने के कारण यह प्रकाश किरणों को तेजी से मोड़ देता है। अतः हीरा के जरा सा हिलने डोलने से कई प्रकार के रंगों का प्रदर्शन होता है। एक्स किरणों के पड़ने पर यह हरा रंग प्रदर्शित करता है, और इसी कारण हीरा आकर्षण और बहुमूल्य होता है। हीरा क्या है? आकर्षण और बहुमूल्य होता है।
आगे है काला हीरा बोर्ड कहलाता है। क्या? काला हीरा जो है बोर्ड कहलाता है और जिसका उपयोग हम कांच काटने, चट्टानों में छेद करने तथा पत्थरों पर पॉलिश करने में किया जाता है। हीरा का जो प्रयोग है कांच काटने, पत्थरों में छेद करने के लिए किया जाता है। पर अगर स्पेसिफिक हीरा की बात करें तो काला हीरा, जिसे हम बोर्ड के नाम से जानते हैं। और रंगहीन हीरे आभूषण बनाने के काम में आते हैं। कैसा हीरा? रंगहीन हीरा। आगे है ग्रेफाइट। तो कहता है ग्रेफाइट काले रंग का पदार्थ है। इसे कागज पर रगड़ने से काला निशान बनता है। इसका घनत्व 3.2 ग्राम पर सीसी होता है। यह मुलायम होता है, विद्युत का सुचालक होता है। इसे उच्च ताप पर गर्म करने पर CO2 प्राप्त होता है। अघुलनशील पदार्थ है। HNO3 और KClO3 के साथ गर्म करने पर ग्रेफाइटिक अम्ल प्राप्त होता है। इन सभी पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। आपने देखा होगा जो पेंसिल होती है, पेंसिल में जो ग्रेफाइट मौजूद होता है वह एक प्रकार से विद्युत का सुचालक होती है और वो ग्रेफाइट ही होता है। आगे है ग्रेफाइट का उपयोग। तो कहता है ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, अतः इसका उपयोग शुष्क सेल और विद्युत अपघटन क्रियाओं आदि में इलेक्ट्रोड के रूप में की जाती है। और इसका उपयोग पेंसिल में तथा काला रंग बनाने में होता है। जैसा कि अभी हमने बताया आपको कि पेंसिल का जो आप भाग जिससे लिखते हैं वो ग्रेफाइट का बना होता है और यह विद्युत का सुचालक होती है। आगे है कि इसका गलनांक, उच्च गलनांक के कारण ग्रेफाइट में क्रूसिबल कुछ धातुओं को बनाने में किया जाता है। क्रूसिबल बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे है कि ग्रेफाइट चूर्ण का उपयोग मशीनों में स्नेहक के रूप में भी होती है। बहुत उच्च दाब पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में ग्रेफाइट को गर्म करने से यह शरीर में परिवर्तित हो जाता है। अगला हमारा फ्लोरीन कार्बन। फ्लोरीन कार्बन की अगर हम बात करें तो कहता है फ्लोरीन कार्बन का एक अन्य शुद्धतम अपरूप है जो बड़ी संख्या में कार्बन परमाणुओं के संयोजित होने से बनते हैं। C60 फ्लोरीन में 60 कार्बन परमाणु होते हैं तथा इसकी आकृति फुटबॉल की भांति होती है। इसकी संरचना बंकमिस्टर नामक एक अमेरिकी शिल्पकार द्वारा निर्मित जियोडिसिक गोलाकार गुंबज के सदृश था, अतः इसे बंकमिस्टर फ्लोरीन भी कहा जाता है। फ्लोरीन कार्बन को बंकमिस्टर फ्लोरीन भी कहा जाता है। अगला जो पार्ट है हमारा कोल यानी कोयला। तो कहता है कार्बनीकरण की मात्रा के अनुसार विभिन्न किस्म के कोयले प्राप्त होते हैं। ये याद रखेंगे इसमें सबसे अच्छा कौन और सबसे बुरा कौन। ये पीट की बात करें तो पीट में 60% कार्बन, लिग्नाइट में 67%, बिटुमिनस में 88% और एंथ्रासाइट में 94% कार्बन होती है। कार्बन के उपयोग की बात करें तो इसमें ईंधन के रूप में, ईंधन गैस के निर्माण में और संश्लिष्ट पेट्रोल के उत्पादन में कोयला का प्रयोग किया जाता है। वीडियो पसंद आ रही हो तो शेयर करते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे और कमेंट करके आप जरूर बताते रहेंगे। आगे है कोक के उपयोग। कहता है कोक धातुओं के निष्कर्षण में अपकरण के रूप में काम होता है, ईंधन के रूप में काम होता है और इलेक्ट्रोड बनाने में भी इसका प्रयोग हम करते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वह है हाइड्रोकार्बन। कहता है कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने यौगिक को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, बेंजीन, इथिलीन, इथाइन, ये सभी जो है आपके कार्बन के हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आते हैं। मीथेन की बात करें इसका फॉर्मूला याद रखेंगे, मीथेन CH4, इथेन C2H6, प्रोपेन C3H8, इथिलीन C2H4। ध्यान देंगे इथेन और इथिलीन, इथेन C2H6 इसमें हाइड्रोजन के 6 हैं जबकि इथिलीन में हाइड्रोजन के 4 होते हैं। और इथाइन कहेगा तो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों का 2-2 होते हैं, यानी कि C2H2 इथाइन, C2H4 इथिलीन, C2H6 इथेन और बेंजीन में C6H6 होते हैं। आगे यहाँ पर दिया गया है कुछ क्रियात्मक समूह और यौगिक। जैसे इस तरह से रहेगा ग्रेटर देन C इक्वल टू C लेस देन, तो अल्काइन क्रियात्मक समूह होता है। O इस तरह से लिखा रहेगा तो अल्कोक्सी समूह यानी कि ईथर समूह होगा।
C ट्रिपल बॉन्ड C इस तरह से रहेगा तो अल्काइन क्रियात्मक समूह। आप इसको पीडीएफ में और बुक में अपने देख करके एक बार समझ लेंगे। NH2 रहेगा तो अमीनो समूह, NO2 नाइट्रो समूह, C ट्रिपल बॉन्ड N रहेगा साइनाइड समूह, -HO यानी कि यहाँ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है तो इसे हाइलाइड समूह के नाम से जाना जाता है। क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो हाइलाइड समूह के अंतर्गत आता है। HO रहेगा तो हाइड्रोक्सिल समूह, C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल समूह, और इस तरह से जब बना रहेगा तब उसे हम कार्बोक्सिल समूह कहते हैं। एक होता है अल्डिहाइड समूह, एक होता है ईस्टर समूह। इन सभी पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अगला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एल्केन, और एल्कीन के बारे में जब हम पढ़ेंगे तब तो पहले हम एल्केन के बारे में जानते हैं। तो कहता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत कौन कौन आ रहा था? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इथाइन, इथिलीन, ये सभी जो था हाइड्रोकार्बन कहलाता है। पर हाइड्रोकार्बन को अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोकार्बन लेते हैं तब उसे हम एल्केन के रूप में प्रयुक्त करते हैं, और एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट यहां से प्रश्न पूछता है इनमें से कौन सा एल्केन का सूत्र है, कौन सा एल्कीन का सूत्र है। तो जब +2 रहेगा तब केन होगा, एल्केन +2 CnH2n+2 एल्केन का होता है, और जहां n क्या दर्शाता है? किसी एक संख्या को। मीथेन, अब एक बात कर रहा है मीथेन, तो मीथेन की हम बात करें तो CH4 से इसे डिनोट करते हैं, और CH4 क्या है? एक हाइड्रोकार्बन है। मीथेन का उपयोग घरों में भोजन पकाने के ईंधन के रूप में, कार्बनिक यौगिक के निर्माण में और कार्बन ब्लैक बनाने में होता है। अब यहां दिया गया है कि इथेन के व्युत्पन्नों के अनुसूत्र IUPAC नाम और साधारण नाम दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखेंगे। जैसे यहां दिया गया है CH3 CH2Cl, जिसे हम क्लोरोइथेन के नाम से जानते हैं। IUPAC नाम में क्लोरोइथेन कहते हैं, जबकि साधारण नाम में इसे इथाइल क्लोराइड के नाम से जाना जाता है। C3H2NH2 अमीनो इथिन कहते हैं इसे, जो कि इथाइल अमीन कहलाता है। C3H2OH इथेनॉल का फॉर्मूला होता है, इसे ध्यान रखेंगे। इथेनॉल CH3CH2OH होती है, जिससे हम साधारण रूप में इथाइल अल्कोहल के नाम से जानते हैं। जहां पर भी OH लगा रहेगा वो अल्कोहल ही होगा। अगला है कि CH3C डबल बॉन्ड OH, नीचे भी O है, इन सभी को इथेनॉल्डिहाइड यानी कि एसिटाल्डिहाइड के नाम से जानते हैं। एक होता है एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल को एसिटिक अम्ल कहते हैं, इथीन को एथिलीन कहते हैं, और इथाइन को हम एसिटिलीन कहते हैं। एसिटिलीन CH ट्रिपल बॉन्ड CH होती है। आगे है बेंजीन के व्युत्पन्न के अनुसूत्र, तो बेंजीन में कहता है C6H5Cl यानी कि क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन को हम साधारण नाम में भी क्लोरोबेंजीन ही कहते हैं। आगे है C6H5CH3, जहां पर CH3 है वो मिथाइल होगा, ठीक है, मिथाइल बनाता है मिथाइल बेंजीन, और जिसे साधारण भाषा में हम टोल्यूइन के नाम से जानते हैं। C6H5OH की बात करें तो हाइड्रोक्सी बेंजीन, जो कि फिनॉल होता है। अगला है हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कहता है खुली श्रृंखला वाले वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं हाइड्रोजन से पूर्णतः संतृप्त नहीं रहती हो, वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है कि ओपन चेन श्रृंखला जो होती है उसके हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकता, जिसमें कार्बन परमाणु के चारों संयोजकता हाइड्रोजन से पूर्णतः कॉन्सेंट्रेटेड यानी कि सैचुरेटेड नहीं रहती, तब उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन? तो पहला कि वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें दो कार्बन परमाणु द्विबंध द्वारा C डबल बॉन्ड C जुड़े रहते हैं, अल्कीन भी कहा जाता है। इसे अल्कीन के नाम से जानते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है कि वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें दो कार्बन परमाणु त्रिबंध द्वारा जुड़े हो, तो इसे अल्काइन कहते हैं। जहां पर दो बंधन जुड़ा रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा, अल्कीन कहलाएगा, और जहां ट्रिपल बॉन्ड रहेगा अल्काइन कहलाएगा। यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत अल्कीन और अल्काइन आते हैं। आगे बढ़ेंगे।
देखेंगे अल्कीन, जैसा कि ऊपर में हमने एक अल्कीन अल्काइन के अलावा एक एल्केन के बारे में हमने बताया था, केन के बारे में, जहां पर केन में क्या कहा था कि CnH2n+2 होती है। एल्केन की बात करेगा तो CnH2n+2, अल्कीन की बात करेगा तो CnH2n होती है, जबकि आगे अल्काइन की बात करेगा तो उसमें -2 हो जाएगी। याद रखेंगे केन +2, कीन CnH2n और काइन -2। ठीक है, अब यहां देखेंगे अल्कीन, कहता है इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है, जहां n 2 रखने पर C2H4 जो एथीन यानी कि एथिलीन का आणविक सूत्र है। n जो है कोई एक संख्या होती है जहां पर आप कुछ भी रख सकते हैं, 2, 4, 6, 1, 2 कुछ भी, है ना। तो ये इसका स्ट्रक्चर हुआ किसका, इथिलीन का। आगे है इथीन के गुण, कहता है यहाँ यह एक रंगहीन एवं गंधहीन यौगिक है, गैस है, यह जल में घुलनशील किंतु कार्बनिक घोलकों में घुलनशील है। इसका क्वथनांक -105 डिग्री सेल्सियस होता है, किसका, एथीन का। उपयोग की बात करें तो इथीन का उपयोग पॉलीथीन निर्माण में, प्लास्टिक, कृत्रिम रेशा तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में, निश्चेतक के रूप में, मस्टर्ड गैस के रूप में, कच्चे फलों के पकाने में एथिलीन का प्रयोग करते हैं। खास करके यहां से ये याद रखेंगे, एथिलीन का प्रयोग निश्चेतक, मस्टर्ड गैस और कच्चे फलों को बनाने में किया जाता है। तीसरा था हमारा अल्काइन, कहता है इसका आणविक सूत्र C2H2 और ये उसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से दिया गया है ना। तो इसका उपयोग की बात करें अल्काइन की तो है कि इसका उपयोग ऑक्सी इथाइन ज्वाला प्राप्त करने में काम आता है। इससे धातुओं को वेल्ड किया जाता है। कच्चे फलों को पकाने में, ध्यान देंगे, कच्चे फलों को पकाने में एल्काइन का भी प्रयोग करते हैं और एल्कीन का भी प्रयोग करते हैं। एल्कीन और एल्काइन यानी CnH2n और CnH2n-2, ये दोनों का प्रयोग हम कच्चे फलों को पकाने में निश्चेतक के रूप में करते हैं, साथ ही प्लास्टिक, रबर आदि बनाने में, और एल्काइन का प्रयोग हम बेंजीन बनाने में भी करते हैं। आगे है कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के यौगिक। ये निम्नलिखित यौगिक होते हैं, कौन कौन सी, तो अल्कोहल, कार्बनिक अम्ल, एस्टर, अल्डिहाइड, कीटोन, ईथर। एक एक करके अब जानेंगे। सबसे पहले अल्कोहल के बारे में। तो अल्कोहल कहता है कि जब एल्केन के एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर उसके स्थान पर हाइड्रोक्सिल यानी कि OH मूलक जोड़ दिया जाता है, तब वह अल्कोहल प्राप्त होता है। जैसे यहाँ है CH4-H+OH और इसमें क्या बना, CH3OH, यानी कि एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा देने से उसमें अल्कोहल प्राप्त होता है, जिसे हम मिथाइल अल्कोहल या मीथेनॉल के नाम से जानते हैं। मिथाइल अल्कोहल या मीथेनॉल के नाम से हम इसे जानते हैं। अगला आता है हमारा कि C2H6-H+OH यानी C2H5OH, यानी भी यहाँ हाइड्रोजन फिर से एक निकाल दिया गया। यहाँ देख रहे थे ये 6 था, यहाँ एक ये माइनस हुआ, 5 हुआ और बन गया इथाइल अल्कोहल, जिसे इथेनॉल कहते हैं। तो खास करके ये फॉर्मूला याद रखेंगे, मीथेनॉल को मिथाइल अल्कोहल कहते हैं जो CH3OH होता है, इथेनॉल को C2H5OH कहते हैं, यानी इसे हम इथाइल अल्कोहल कहते हैं। अब जानेंगे हम मीथेनॉल के बारे में। मीथेनॉल कहता है कि सूत्र CH3OH, मीथेनॉल को मिथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। इसका उपयोग कृत्रिम रंग के निर्माण में, पेट्रोल के साथ मिश्रित कर ईंधन के रूप में, लकड़ी को पॉलिश करने के लिए घोलक के रूप में, एंटी फ्रीज पदार्थ के रूप में, कृत्रिम रेशा का परफ्यूम बनाने में, इथेनॉल के साथ मिश्रित कर विकृत स्प्रिट के निर्माण में भी प्रयोग होता है। अगला हमारा इथेनॉल। इथेनॉल की बात करें तो C2H5OH, यानी इसे हम इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, जिसका प्रयोग जितने भी आप बियर, विस्की, वाइन, अन्य शराब का जो प्रयोग करते हैं उसके अवयव सब में इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल ही मौजूद होता है। घावों तथा सिरिंजों को रोगाणुरहित बनाने में इथेनॉल तथा जल का मिश्रण एंटीफ्रीज के रूप में होता है। इसका मिश्रण कैसा रहता है, एंटीफ्रीज के रूप में।
ठंडे देशों के वाहनों में के रेडिएटर में, ये खास करके याद रखेंगे, ठंडे देश के वाहन के जो रेडिएटर होते हैं इसमें इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल का प्रयोग करते हैं ताकि वो जमे नहीं। ये बहुत ही माइनस पॉइंट जाता है तब जाकर के जमता है। आगे है कि विलायक के रूप में और ईंधन के रूप में, रंग उद्योग के रूप में, साथ ही साथ मिथाइलेटेड बनाने में भी प्रयोग की जाती है। आगे पॉइंट है हमारा एस्टर। एस्टर की बात करें तो वे कार्बनिक यौगिक जिनमें COOR ये संरचना बनेगा अभिक्रियाशील समूह के रूप में उपस्थित रहता है, एस्टर कहलाता है। जैसे मिथाइल फॉर्मेट, मिथाइल एसीटेट, एथिल एसीटेट अम्ल, ये सभी। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है तो ये ठंडे पेय, आइसक्रीम, मिठाइयाँ और इत्रों के प्रयोग में किए जाते हैं। अगला हमारा आता है सिंथेटिक फाइबर, जिसे हम संश्लिष्ट रेशे के नाम से जानते हैं और इसे हम कृत्रिम रेशा या पॉली रेशा के नाम से भी जानते हैं। संश्लिष्ट रेशे बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। कहता है वो यौगिक जिनमें अणु बहुत से परमाणविक समूह से रचित होते हैं तथा रासायनिक बंधन को द्वारा लंबी श्रृंखला से जुड़े रहते हैं, बहुलक कहलाते हैं। और साथ ही साथ इसका यह घटना बहुलीकरण के नाम से जाना जाता है, बहुलीकरण के नाम से ये जाना जाता है। आगे है रेयॉन। रेयॉन की बात करें तब मानव द्वारा ये एक निर्मित रेशा है जो प्राकृतिक पदार्थ सेल्यूलोज से बनाया जाता है। ये ध्यान रखेंगे, यहाँ से प्रश्न ये पूछता है कि इनमें से कौन सा जो है वह मानव निर्मित रेशा है। तो मानव निर्मित रेशा रेयॉन कहलाता है जो कि प्राकृतिक पदार्थ से बनाई जाती है और वह प्राकृतिक पदार्थ सेल्यूलोज होती है। रेयॉन में परिशोधित सेल्यूलोज लंबे रेशों के रूप में होता है। रेयॉन का रेशा रासायनिक रूप से तो रुई के रेशे के समान है, परंतु उसमें रेशम जैसी चमक होती है, इसलिए रेयॉन को कृत्रिम रेशा भी कहते हैं। रेयॉन को कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है। आगे है रेयॉन के उपयोग। तो रेयॉन का उपयोग हम किस लिए तो कपड़ा बनाने में, टायर के निर्माण में, कॉलिन बनाने आदि में करते हैं। शल्य चिकित्सा संबंधी पट्टियों के बनाने में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। आगे आता है नायलॉन। नायलॉन की बात करें तो एडिपिक अम्ल HOOCCH2 नीचे 4 -COOH और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन H2N CH26 NH2 के अनेक अणु संयोग कर उच्च बहुलक बनाते हैं और इसे हम नायलॉन कहते हैं। नायलॉन का उपयोग मछली पकड़ने के जाल बनाने में, रस्सियां बनाने में, पैराशूट का कपड़ा बनाने में, टायर कोड में, पेंट ब्रश के निर्माण में और मशीनों के पुर्जे बनाने में होता है। अगला हमारा पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर की बात करें तो पॉलिएस्टर का निर्माण दो हाइड्रोक्सिल समूहों से युक्त एक कार्बनिक यौगिकों की अभिक्रिया दो कार्बोक्सिल COOH समूह से युक्त किसी कार्बोक्सिल अम्ल से कराकर किया जाता है। पॉलिएस्टर के उपयोग की बात करें तो शूटिंग तथा शर्टिंग बनाने में, स्वेटर बनाने में, दरी तथा कंबल बनाने में। आप लोग माउस की जो ये कर्सर घूम रही है उस पर ध्यान देंगे, शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण पेंट काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये कर्सर जहां जहां पर जाएगा उसे आप ध्यान रखेंगे। इसका उपयोग किसमें तो शूटिंग तथा शर्टिंग बनाने में, स्वेटर बनाने में, दरी तथा कंबल बनाने में, वायुयान के टायर बनाने में, पैराशूट के कपड़े बनाने में, रस्सी बनाने में, साउंड रिकॉर्डिंग टेप बनाने में, फोटोग्राफिक फिल्म बनाने में, साड़ियों के निर्माण में, नौकाओं के पाल बनाने में और अग्निशमक के हौज पाइप बनाने में हम इसका नायलॉन का प्रयोग करते हैं। आगे आता है हमारा कार्बन फाइबर। कार्बन फाइबर की अगर हम बात करें तो कहता है जब संश्लिष्ट रेशे को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जब संश्लिष्ट रेशे को किसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है तो रेशे अपघटित हो जाते हैं और अपघटन के फलस्वरूप कार्बन फाइबर का निर्माण करते हैं। इसका उपयोग क्या है तो जेट इंजन या रॉकेट की सामग्री बनाने में, खेल कूद की सामग्री बनाने में, कंप्रेसर ब्लेड बनाने में, हीटिंग पैड बनाने में, इलेक्ट्रिकल कामगारों के लिए सुरक्षा वर्दी बनाने में प्रयोग किया जाता है कार्बन फाइबर का। अब जो हमारा वो अगला पॉइंट है वह है साबुन और अपमार्जक। वीडियो पसंद आ रही है आपके
काम की चीज़ है तो इसे शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, अन्य सभी ग्रुप में शेयर करते चलेंगे। कहता है अपमार्जक यानी कि जिसे हम डिटर्जेंट कहते हैं, जो आप कपड़ा धोने के प्रयोग करते हैं उसे ही डिटर्जेंट या अपमार्जक के रूप में जाना जाता है। जो कहता है कपड़ा धोने तथा अन्य वस्तुओं की सफाई करने के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थों को अपमार्जक कहते हैं। अपमार्जक का शाब्दिक अर्थ होता है साफ करने वाला या मैल हटाने वाला। और आजकल 4 प्रकार के अपमार्जक का व्यापक प्रयोग होता है। ये 4 प्रकार के कौन कौन से हैं? तो पहला है सोडियम एल्किड सल्फेट, दूसरा चतुष्क अमोनियम लवण, तीसरा अंशतः एस्टरीकृत यौगिक और चौथा प्रतिस्थापित एल्कीन सल्फोनेट। ये सभी वर्तमान अपमार्जक के उदाहरण हैं। आगे हमारा साबुन, जिसे हम सोप के नाम से जानते हैं, तो कहता है साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों या वसा अम्लों का सोडियम लवण होता है। किसकी? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण होता है। और सोडियम लवण जिससे चीजों को साफ करने का गुण होती है। आगे कहता है कि सामान्य साबुन सिएटिक अम्ल, ओलिक अम्ल तथा पोमेटिक अम्ल के सोडियम लवण होते हैं। और सामान्य साबुनों के कुछ उदाहरण हैं। कौन कौन सी? सोडियम स्टीयरेट C17H35COO-Na+, सोडियम ओलिएट C17H33COO-Na+, सोडियम पोमेटेट C15H31COO-Na+ होता है। आगे है अच्छे साबुन की विशेषता। कहते हैं अच्छे साबुन की विशेषता में इसमें मुक्त क्षार उपस्थित नहीं रहना चाहिए, यानी कि क्षारीय नहीं होना चाहिए। यह अल्कोहल में विलेय होना चाहिए। इसमें नमी की उपस्थिति 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रयोग करते समय इसको टूटना नहीं चाहिए। ये अच्छे साबुन की विशेषता है। आगे है साबुन या अपमार्जक की क्रियाविधि। कहता है साबुन एक लवण है, अतः यह आयनिक होता है। उदाहरण के लिए एस्टियरेट आयन C17H35COO- का हाइड्रोकार्बन भाग C17H35 सध्रुवीय होता है, जिसे पूंछ यानी टेल कहते हैं। और यह भाग तेल या ग्रीस क्या है? तो एक हाइड्रोकार्बन में घुल जाता है तथा इसका शीर्ष COO- ध्रुवीय होता है, जो जल के अणुओं से संयोजित होकर कोलाइडी आकार के कण बनाते हैं, जिन्हें मिजेल्स कहते हैं। कहता है मिजेल्स के प्रत्येक कण चारों ओर से ऋण आवेश यानी कि साबुन के आयनिक शीर्ष से घिर जाते हैं, जो एक दूसरे को विकर्षित कर जल में निलंबित हो जाते हैं, ताकि वे फिर साफ होने वाली वस्तुओं को पुनः चिपक न जाए। कपड़े को धोते समय कपड़े का मैल हाथ से मलने अथवा ब्रश द्वारा रगड़ने से मिसेल्स के रूप में कपड़े को तुरंत छोड़कर जल में निलंबित हो जाता है और जल से भीगे हुए वस्त्र की सतह पर उपस्थित तेल या ग्रीस के धब्बे को साबुन कैसे साफ करता है। कहता है साबुन कठोर जल में कार्य क्यों नहीं करता, यानी कि ठोस जल जो होता है उसमें कार्य क्यों नहीं करता। तो कहता है कि साबुन कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन से अभिक्रिया करके आघुलनशील कैल्शियम और मैग्नीशियम साबुन बनाते हैं। ध्यान से समझेंगे, जो कठोर जल होता है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम से अभिक्रिया करता है, यानी कि उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम उपस्थित होते हैं। और जब आघुलनशील कैल्शियम और मैग्नीशियम से साबुन बनाते हैं, ये मलफेन की तरह पानी से अलग हो जाते हैं तथा कपड़ों पर चिपचिपे पदार्थ की तरह चिपक जाता है। कठोर जल में धुले बाल इस चिपचिपे पदार्थ के कारण कांतिहीन लगते हैं। सामान्यतः सोडियम साबुनों की अपेक्षा पोटेशियम साबुन मुलायम होते हैं। ध्यान रखेंगे, सामान्यतः सोडियम साबुन की अपेक्षा पोटेशियम साबुन मुलायम होते हैं। अम्लीय माध्यम में साबुन जल अपघटित होकर संगत अविलेय दीर्घ श्रृंखला युक्त वसा अम्ल देते हैं तथा इस प्रकार अपने शोधन प्रभाव को खो देते हैं। अगला आता है हमारा विभिन्न प्रकार के साबुन। पहला है कठोर साबुन, हार्ड सोप, जो कहता है ये सस्ते तेलों और वसाओं की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराकर बनाए जाते हैं। इसमें मुक्त क्षार उपस्थित रहता है। इसका उपयोग कपड़ा धोने में किया जाता है, यानी कि जिस साबुन का प्रयोग हम कपड़ा धोने में करते हैं वह कठोर साबुन होती है। दूसरा है मुलायम साबुन, सॉफ्ट सोप। यह उच्च कोटि के तेल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया से बनाया जाता है। इसमें मुक्त क्षार उपस्थित नहीं रहता है,
नहाने के साबुन के रूप में मुलायम साबुन का प्रयोग करते हैं। यानी कि कपड़ा धोने में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का ही प्रयोग करते हैं, पर उसमें मुक्त क्षार उपस्थित होता है, जबकि मुलायम साबुन में मुक्त क्षार उपस्थित नहीं होता। तीसरा है पारदर्शी साबुन, जो कहता है स्नान में प्रयुक्त होने वाले साधारण साबुन को अल्कोहल में घुलाकर विलयन को गर्म करके अल्कोहल को वाष्पित कर देने के पश्चात बना हुआ पदार्थ जमने पर पारदर्शी साबुन बन जाता है। चौथा है हजामत बनाने का साबुन। हजामत बनाने का शेविंग सोप को हम कास्टिंग सोडा से भी बनाया जाता है और इसमें कुछ रेजिन और ग्लिसरॉल मिला दिया जाता है। पांचवा था औषधीय साबुन, मेडिकेटेड सोप, जो कि यह नहाने का साबुन है जिसमें कुछ औषधीय पदार्थ मिला दिए जाते हैं, जैसे नींबू साबुन, कार्बोलिक साबुन, डिटॉल साबुन आदि औषधीय साबुन के उदाहरण हैं। आगे आता है हमारा वॉशिंग पाउडर। वॉशिंग पाउडर कहता है कि वॉशिंग पाउडर में लगभग 15 से 30% अपमार्जक रहता है। शेष अन्य रासायनिक पदार्थ मिला दिए जाते हैं ताकि उसमें वांछित गुण आ जाए। पाउडर को शुष्क रखने के लिए उसमें सोडियम सल्फेट और सोडियम सिलिकेट मिला दिए जाते हैं। आप जो पाउडर देखते हैं यानी कि सर्फ जो देखते हैं वह सूखा हुआ एक दानेदार रूप में होती है, उसका कारण है सोडियम सल्फेट और सोडियम सिलिकेट। इसमें सोडियम ट्राइपॉलीफॉस्फेट या सोडियम कार्बोनेट भी मिला दिया जाता है ताकि इसकी क्षारीयता कायम रह सके और इससे कपड़ों की गंदगी दूर करने में सहायता होती है। यानी कि किसे किसे सोडियम ट्राइपॉलीफॉस्फेट और सोडियम कार्बोनेट के मिलाने से कपड़ों की गंदगी जल्दी दूर होती है, जबकि सोडियम सल्फेट और सोडियम सिलिकेट को मिलाने से वह शुष्क होने से बचाया जा सकता है। कहता है पाउडर में कार्बोक्सिली मेथिल सेलुलोज भी मिला दिया जाता है जो गंदगी को जल में सस्पेंडेड रखता है यानी अविलंबित रखता है। सोडियम परबोरेट की उपस्थिति से पाउडर में विरंजक गुण आ जाता है और यह कपड़ों में सफेदी लाता है। आगे यहाँ दिया गया है कि महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक व उनके मुख्य उपयोग, जैसे सिरका एक तरफ है यौगिक, दूसरे तरफ है उपयोग। कहता है सिरका यानी कि एसिटिक अम्ल का 4 से 7% तक तनु विलयन को हम सिरका के नाम से जानते हैं। सिरका का प्रयोग खाने व खाद्य पदार्थ के परीक्षण में होता है। गैस अणु जिसे टीयर गैस कहते हैं, टीयर गैस या आंसू गैस का प्रयोग हम भीड़ को तितर बितर करने में, एस्बेस्टस का प्रयोग अग्निशामक वस्त्र बनाने में, फ्रियॉन का प्रयोग प्रशीतन के रूप में, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग अचार, मुरब्बा, चटनी, फलों के रस आदि के खाद्य पदार्थों के परिरक्षण यानी कि प्रिजर्वेशन बचाने के लिए हम सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ जो बेंजोइक अम्ल यहाँ दिया गया है कि बेंजोइक अम्ल जो होता है इसका भी प्रयोग हम खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में करते हैं। यानी कि आपको दोनों याद रखने हैं, सोडियम बेंजोएट और बेंजोइक अम्ल, ये सब का प्रयोग हम खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में करते हैं। बेंजोइक अम्ल का और भी प्रयोग है मूत्रीय प्रतिरोधी के रूप में, श्वास नली की विसंक्रमण में भी प्रयोग की जाती है। एथिलीन ग्लाइकॉल कारक में प्रतिहिमकारक एंटीफ्रीज के रूप में एथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग किया जाता है। एलिथ्रीन का प्रयोग मच्छर भगाने वाली दवाओं में किया जाता है। ये प्रश्न पूछी जाती है कि मच्छर भगाने वाली दवाओं में किसका प्रयोग किया जाता है, तो एलिथ्रीन का। पायरेथ्रीन मच्छर भगाने वाली क्वाइल जो आपने देखा होगा, जिसे आप कछुआ छाप के नाम से जानते हैं, क्वाइल जो आता है मच्छर भगाने वाला उसमें पायरेथ्रीन होता है, जबकि मच्छर भगाने वाली दवा जो होती है उसमें एलिथ्रीन होता है। 10वां कहता है आयोडोफार्म यानी कि जीवाणुनाशी के रूप में। 11 नंबर है पायरीन कार्बोनेट्रेटा क्लोराइड जो कि विद्युत के लघु पतन यानी कि शॉर्ट सर्किट से लगी आग बुझाने में पायरीन कार्बोनेट्रेटा क्लोराइड का प्रयोग की जाती है। टार्टरिक अम्ल जिसे बेकिंग पाउडर बनाने में। नेपथिलीन का प्रयोग, इसकी गोलियां कपड़ों के बीच रखने पर कीड़े नहीं लगते। आपने देखा होगा उजला सा एक गोली होती है जो नेपथिलीन की गोली होती है, जिसे लोग अपने कपड़ों में यानी कि जहां पर उनके कपड़े समाहित करके रखे जाते हैं वहां पर उसे डालकर रखा जाता है। आगे आता है फॉर्मेलिन को हम फॉर्मेल्डिहाइड का 40% तल्नु विलयन यानी कि परिरक्षण व रोगाणुनाशन में प्रयोग करते हैं। मस्टर्ड गैस फेफड़ों व त्वचा को क्षतिग्रस्त करती है, एक रासायनिक हथियार के रूप में प्रयुक्त होता है।
ल्यूसाइट जहरीली होने के कारण रासायनिक हथियारों के रूप में प्रयोज्य होता है। क्लोरोपिक्रीन विषैली गैस जो युद्ध काल में रासायनिक हथियार के रूप में क्लोरोपिक्रीन का प्रयोग करते हैं। यूरोटोफिन मूत्र रोगों की दवा के रूप में प्रयोज्य होता है और पैरेलडिहाइड निंद्राकारी दवा के रूप में और एस्पिरिन ज्वरनाशी एवं पीड़ानाशी दवा के रूप में प्रयोग की जाती है। आगे बढ़ेंगे, आगे भी और भी कुछ दिए गए हैं, इसे देखते हैं। आगे है हमारा 21 नंबर कि क्लोरोटोन। क्लोरोटोन का प्रयोग यात्रा के दौरान चक्कर आने की दवा के रूप में, क्लोरल डीडीटी के निर्माण में, गैमेक्सिन कीटाणुनाशक के रूप में, मरकैप्टन एलपीजी में रिसाव का पता लगाने में किया जाता है। इसे ध्यान रखेंगे। मरकैप्टन का प्रयोग एलपीजी गैस जो होता है इसमें मिलाई जाती है ताकि जब वो रिश्ता है यानी रिसाव करता है तब वह पता चले। टैनिक अम्ल चाय में पाया जाता है। डीडीटी कीटाणुनाशन में, कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशमन में, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल सैक्रिन व सल्फर ड्रग के निर्माण में, यूरिया का प्रयोग उर्वरक के रूप में तथा यूरिया प्लास्टिक के निर्माण में करते हैं। एथिल मरकैप्टन C2H5SH एलपीजी के रिसाव को पता लगाने में ध्यान देंगे। एथिल मरकैप्टन ये दोनों का प्रयोग एलपीजी के रिसाव का पता लगाने में किया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट जीवाणुनाशी दवा के रूप में, इथेफॉन का प्रयोग, कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग फल को पकाने में, पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग बुलेट प्रूफ ग्लास के निर्माण में, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग फोटोग्राफी में, बिस्फेनॉल का प्रयोग का पॉलीकार्बोनेट नामक एक कठोर व पारदर्शी प्लास्टिक के निर्माण में, सिट्रिक अम्ल का प्रयोग अचार मुरब्बा आदि के संरक्षण में, सैलिसिलिक अम्ल का प्रयोग दर्द निवारक दवाओं के निर्माण में, एथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग हम ऑटोमोबाइल में एंटीफ्रीज के रूप में करते हैं। टेट्रा एथिल लेड स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त पेट्रोल में मिलाया जाता है, इसमें अपस्फोटन की दर कम होती है। फास्फोरिक अम्ल मृदु पेय के निर्माण में, इपोक्सी रेजिन खाद्य पदार्थों एवं पेयों की पैकिंग में प्रयुक्त धातु के डिब्बों के अंदर सुरक्षा लेप चढ़ाने में होता है। मिथाइल आइसोसाइनेट अत्यंत विषैली गैस, यही गैस भोपाल गैस त्रासदी में की गई थी। आप कमेंट करके बताएंगे भोपाल गैस त्रासदी जहां पर MIC मिथाइल आइसोसाइनेट की रिसाव हुई थी, ये कब हुई थी? भोपाल मध्य प्रदेश में ये हुआ था। तो ये रहा आपका जो चैप्टर था कार्बन और उनके यौगिक से संबंधित। अगला जो चैप्टर है छोटा सा है हैलोजन। हैलोजन की अगर हम बात करें, वीडियो पसंद आ रही है लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जो नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। हम अगर बात करें हैलोजन की तो हैलोजन कहता है कि आवर्त सारणी के स्थान क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आवर्त सारणी के ग्रुप कौन सी? तो 7B उप समूह में रखे गए हैं। जितने भी हैलोजन समूह हैं वह 7B उपखंड में रखे गए हैं और ये कौन कौन से? क्लोरीन, ब्रोमीन तथा आयोडीन। क्लोरीन कहता है कि यह हरी पीली गैस है, इसका गंध अप्रिय एवं खांसी पैदा करने वाली होती है, यह एक विषैली गैस है। क्लोरीन का उपयोग HCl के निर्माण में, हाइड्रोक्लोरिक के निर्माण में, मस्टर्ड गैस के निर्माण में, ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में, कपड़ों एवं कागज को विरंजित करने में, क्लोरोफॉर्म के उत्पादन में किया जाता है। दूसरा आता है हमारा ब्रोमीन। ब्रोमीन कहता है यह एक गहरे भूरे रंग का द्रव है जो लाल भूरा वाष्प देता है। इसका हिमांक -7.2 डिग्री सेल्सियस से तथा क्वथनांक 58.78 डिग्री सेल्सियस होता है। यह जल में घुलनशील है, चमड़े के संपर्क में आने से यह घाव करता है। ब्रोमीन के प्रयोग की बात करें तो इसका उपयोग रंग के उद्योग में, टीयर गैस बनाने में, प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में और औषधि के रूप में होती है। तीसरा आता है आयोडीन। आयोडीन जो कि एक ग्रे ब्लैक रंग का पदार्थ होता है, ठोस पदार्थ, साथ ही इसका यह उड़नशील होता है। यह जल में अत्यंत घुलनशील लेकिन ईथर क्लोरोफॉर्म में काफी घुलनशील है। जल में अति अल्प घुलनशील है यानी कि बहुत कम घुलता है, मगर इसे जब ईथर और क्लोरोफॉर्म में डाला जाता है तब आयोडीन और भी ज्यादा घुलती है। आयोडीन का प्रयोग कीटाणुनाशक के रूप में, प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में, औषधियों के उत्पादन में, टिंचर आयोडीन बनाने में तथा रंग उद्योग में किया जाता है।
अगला छोटा सा चैप्टर है वह है हमारा क्या है, ऑक्सीजन एवं सल्फर। ऑक्सीजन और सल्फर के बारे में जानेंगे। ये छोटा छोटा चैप्टर 2-3 और दिया गया है, वो हम लोग आज ही कवर करेंगे। कहता है ऑक्सीजन, कहता है यह एक गंधहीन तथा रंगहीन द्वीप परमाणविक गैस है। यह गैर में पीबी धातु द्वारा शोषित होती है। यह जल में काफी कम घुलनशील है। यह -283 डिग्री सेल्सियस पर द्रवीभूत तथा -219 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज करती है। रॉकेट उद्योग में यानी कि ऑक्सीजन का प्रयोग किसमें, तो रॉकेट उद्योग में, कृत्रिम श्वसन में, ऑक्साइडों के निर्माण में, इस्पात के उत्पादन में और ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला बनाने में की जाती है। सल्फर की अगर हम बात करें तो इसकी उपस्थिति मुक्त अवस्था में सल्फर सिसिली, जापान, ल्यूसियाना तथा टेक्सास आदि स्थानों में पाया जाता है। ये सल्फर क्या है, तो सिसिली, जापान, ल्यूसियाना, टेक्सास आदि स्थान पे पाया जाता है और संयुक्त अवस्था में यह मुख्यतः सल्फाइड तथा सल्फेट के रूप में पाया जाता है। सल्फाइड के रूप में अगर हम बात करें तो आयरन पायराइट Fe2, कॉपर पायराइट Cu2SFe2S3, इसके फॉर्मूला सब आपको याद रखना होगा। आयरन पायराइट Fe2, कॉपर पायराइट Cu2S और Fe2S3, गैलेना जिसे हम PbS कहते हैं, जिंक ब्लेड ZnS, सल्फेट के रूप के अंतर्गत कौन कौन सा, जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला हमेशा पूछा जाता है CaSO4 2H2O, जबकि एक पूछा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो उसमें CaSO4 हाफ H2O होती है। जिप्सम हुआ CaSO4 2H2O, जबकि इप्सम की प्रयोग करें तो इप्सम में मैग्नीशियम होता है और MgSO4 7H2O इप्सम होती है। बेराइट BaSO4। सल्फर के उत्पादन की विधि की बात करें तो फ्रेश विधि व्यर्थ क्षार से और अपशिष्ट ऑक्साइड से होता है। सल्फर का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में, रबर वैल्केनाइज के रूप में, रंग उद्योग में, SO2 CS2 इत्यादि बनाने में, बारूद बनाने में, औषधि के रूप में और H2SO4 के निर्माण में, यानी कि जो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, इसमें सल्फर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ दिया गया है सल्फर के कुछ 3 रूप हैं, रवेदार, बेरवेदार और कोलवाइडल। रवेदार की बात करें तो इसके अंतर्गत रोम्बिक या ऑक्टाहेड्रल और मोनोक्लिनिक या प्रिज्मेटिक होती है। रवेदार के अंतर्गत प्लास्टिक, दूधिया सल्फर और श्वेत सल्फर होता है। अगला जो छोटा सा चैप्टर है वह है नाइट्रोजन एवं फास्फोरस, यानी कि यहाँ पर हम नाइट्रोजन और फास्फोरस के बारे में जानेंगे। नाइट्रोजन और फास्फोरस में हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन एक रंगहीन तथा गंधहीन गैस है। यह हवा से हल्की गैस है। भाप का वाष्प घनत्व 14.4, नाइट्रोजन का वाष्प घनत्व 14 होती है। ध्यान रखेंगे, नाइट्रोजन जो है यह हवा से हल्की गैस है। हवा का वाष्प घनत्व कितना है, 14.4, जबकि नाइट्रोजन का घनत्व है 14। क्लियर है। तीसरा पॉइंट कहता है कि जल में बहुत ही कम घुलनशील है। 20 डिग्री सेल्सियस पर 1000 सीसी जल में 16.4 सीसी ही नाइट्रोजन घुलता है। यह काफी कठिनाई से द्रवीभूत होता है। 33.5 वायुमंडलीय दाब तथा -147.1 डिग्री सेल्सियस ताप पर यह रंगहीन पदार्थ परिणत होता है। नाइट्रोजन की जांच की बात करें तो यह एक रंगहीन, स्वादहीन तथा गंधहीन गैस है। लिटमस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह लाइम वाटर यानी कि जो कह सकते हैं नींबू वाटर लाइम वाटर होता है, इसको दूधिया नहीं करता है। नाइट्रोजन दूधिया नहीं करता है लाइम वाटर को, और न ही लिटमस पर कोई प्रभाव डालता है। नाइट्रोजन के उपयोग की बात करें तो निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने में, इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में, नाइट्रोजन के यौगिक के निर्माण में और उच्च तापीय थर्मामीटर में प्रयोग की जाती है। आगे आता है अमोनिया। अमोनिया जिसे NH3 कहते हैं, इसका उपयोग प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में, तरल अमोनिया घोलक के रूप में, आइस फैक्ट्री में, HNO2, Na2CO3, रेयॉन इत्यादि बनाने में होता है। नेक्स्ट है हमारा फास्फोरस। कहता है प्राप्ति के मुख्य स्रोत फास्फोराइट Ca3PO4 के होल्टवाइज, फ्लोरएपेटाइट 3Ca3PO4 × 2CaF2,
फ्लोरएपेटाइट 3Ca3PO4 CaCl2। फास्फोरस का अगर हम उपयोग करें तो लाल फास्फोरस माचिस बनाने में, PCl3 तथा PCl5 बनाने में, श्वेत फास्फोरस चूहा मारने में प्रयोग किया जाता है। श्वेत फास्फोरस दवा में और फास्फर ब्रोंज बनाने में प्रयोग किया जाता है। अगला छोटा सा चैप्टर है, 2 पॉइंट है, जिंक तथा मरकरी। सबसे पहले हम जिंक की बात करेंगे। वीडियो पसंद आ रही है, बिल्कुल आपको पसंद आ रही होगी, आपके एग्जाम ओरिएंटेड यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, तो एक बार अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें और उन्हें भी हमारे साथ जोड़ें। कहता है जिंक प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। इसके मुख्य अयस्क निम्नलिखित हैं। कौन कौन सा? तो जिंक ब्लेंड, जेडेनेस, कैलेमाइन, ये याद रखेंगे, कैलेमाइन पूछा जाता है। कैलेमाइन किसका अयस्क है? तो जिंक का, है ना। कैलेमाइन ZnCO3, जिंकाइट जेडेनो, फ्रैंकलिनाइट जेडेनो 0.2 Fe2O3, बिलेमाइट Zn2SiO4। जिंक का उपयोग करें तो बैटरी बनाने में, पार्क विधि से सिल्वर बनाने में, प्रयोगशाला में हाइड्रोजन बनाने में और फ्रैंकलैंड प्रतिकारक के रूप में होती है। जिंक के धातु संकर एलॉय की बात करें तो ब्रॉस में कितना? तो 70% कॉपर, 30% जिंक। डच मेटल की बात करें तो 80% कॉपर, 20% जिंक। गन मेटल में 90% कॉपर और 8% जिंक, सीसा और एसिन यानी कि टीन और 2% जिंक होता है। उसी तरह से डेल्टा मेटल में 60% कॉपर, 38% जिंक, 2% लोहा। जर्मन सिल्वर में 60% कॉपर, 20% जिंक, 20% निकल। जर्मन सिल्वर से एक याद रखेंगे, प्रश्न यहां से पूछता है कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर की प्रतिशत कितनी होती है, तो इसमें सिल्वर नहीं पाया जाता है, यह सिर्फ सिल्वर इसका नाम है। क्लियर है। आगे है जिंक के मुख्य यौगिक, जैसे जिंक ऑक्साइड ZnO, जिंक हाइड्रोक्साइड ZnOH के होल ट्वाइज, जिंक कार्बोनेट ZnCO3, जिंक क्लोराइड ZnCl2, जिंक सल्फेट ZnSO4 7H2O, जिंक नाइट्रेट ZnNO3 ट्वाइज 4H2O और जिंक सल्फाइड ZnS होता है। अगला जो पॉइंट है वह है हमारा मरकरी यानी कि Hg। कहता है मरकरी मुक्त अवस्था में बहुत कम मिलता है। यह सीलेनाइड HgSe तथा सीनेबार HgS के रूप में पाया जाता है। सीनेबार इसका प्रमुख अवयव है। सीनेबार और सीलेनाइड ये दोनों मरकरी के अवयव हैं। कहता है मरकरी साधारण ताप पर द्रव है। यह श्वेत एवं चमकीला होता है। बाष्पीय अवस्था में यह एक परमाणविक है। इसका बाष्प विषैला होता है। यह ताप तथा विद्युत का सुचालक है। चर्बी या चीनी के साथ खूब जोर से हिलाने पर यह भूरे रंग के चूर्ण में बदल जाता है। इस घटना को मरकरी का मृत्तिकीकरण यानी डेडनिंग ऑफ मरकरी कहते हैं। आगे इसका दिया गया है अमलगम। अमलगम कहता है कि मरकरी में करीब करीब सभी धातु घुल जाते हैं और घुलने से जो पदार्थ बनता है उसे हम अमलगम के नाम से जानते हैं। सोडियम मरकरी के साथ सोडियम Hg यानी कि अमलगम बनाता है। अमलगम के उपयोग की बात करें तो थर्मामीटर, बैरोमीटर आदि में, मरकरी वेपर लैंप में, कास्टिक सोडा के निर्माण में, अमलगम बनाने में और सिंदूर बनाने में अमलगम का प्रयोग किया जाता है। मरकरी के कुछ यौगिक हैं, कौन कौन से? तो मर्क्यूस ऑक्साइड Hg2O, मर्क्यूस क्लोराइड Hg2Cl2, मर्क्यूरिक क्लोराइड HgCl2, मर्क्यूरिक सल्फेट HgSO4, सल्फ्यूरिक नाइट्रेट HgNO3 मर्क्यूरस सल्फाइड HgS, मर्क्यूरस कार्बोनेट Hg2CO3, मर्क्यूरस सल्फेट Hg2SO4 होती है। उसके बाद जो अगला चैप्टर है वह हमारा दैनिक जीवन में रसायन। तो आइए देखेंगे हम लोग दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान। ये थोड़ा सा 2 पेज का है, इसको खत्म करेंगे। इसके बाद जो विविध होगा ये आपके अगले वीडियो में आएगी, जो लगभग 1 घंटा आधा घंटा 45 मिनट की होगी। वो अगले वीडियो में हम लोग करेंगे, जहां पर सिर्फ विविध होगा केमिस्ट्री का। तो विविध के लिए अगले पार्ट का इंतजार करेंगे। तब तक आज इसको हम इसमें कंप्लीट करेंगे, दैनिक जीवन में रसायन। और इसका विविध हो जाने के बाद आपका ये केमिस्ट्री समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आपको कौन से सब्जेक्ट की क्लास चाहिए वो आप बता देंगे। तो देखेंगे हम औषधि।
औषधि कहता है कि सल्फा ड्रग्स या सल्फा औषधियों में मुख्य रूप से सल्फर और नाइट्रोजन होते हैं। इस प्रकार की औषधियां कुछ जीवाणुओं के प्रति अत्यंत प्रभावी होती है। कुछ सल्फा औषधियों का प्रयोग जानवरों के लिए भी किया जाता है। यहाँ पर जो है सिर्फ आपको 1-2 पॉइंट याद करने होंगे, हर एक पॉइंट से ज़्यादा कुछ नहीं है ना। कहता है कि सबसे पहली सल्फा औद्योगिक सल्फानिलमाइड 1908 में बनाई गई थी। 1908 में इसे बनाया गया था सल्फानिलमाइड। और कुछ महत्वपूर्ण सल्फा औषधियां निम्नलिखित कौन कौन सी है? सल्फानिलमाइड, सल्फाडाइजीन, सल्फापिरिडीन, सल्फाथायोजाल आदि। दूसरा आता है एंटीसेप्टिक। कहता है एंटीसेप्टिक औषधियां सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने एवं उनकी वृद्धि को रोकने में सहायक होता है। साथ ही साथ यह रक्त को दूषित होने से रोकने व घाव आदि भरने में प्रयोग किए जाते हैं। प्राचीन काल से ही सिरका तथा सिडार तेल का प्रयोग घाव आदि के उपयोग में होता आ रहा है। आधुनिक काल में एंटीसेप्टिक औषधियां तैयार करने वालों में सेमिलविस, लिस्टर व कोच आदि का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कुछ महत्वपूर्ण एंटीसेप्टिक औषधियां निम्नलिखित है: आयोडीन, हाइपोक्लोरस अम्ल, इथाइल अल्कोहल, फिनॉल, हेक्साक्लोरोफिल, फॉर्मेल्डिहाइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और एक्रिफ्लेविन आदि। तीसरा हमारा एंटीपायरेटिक्स। कहता है एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग शरीर दर्द व बुखार उतारने में किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण एंटीपायरेटिक औषधियां यहाँ दिया गया है कौन कौन सी, तो वह है एस्प्रिन, क्रोसिन, फिनेसिटीन और पायरिमिडीन आदि। चौथा था निश्चेतक, जिसे एनेस्थेटिक कहते हैं। कहता है निश्चेतक औषधि का प्रयोग मुख्यतः संवेदना को कम करने के लिए किया जाता है। निश्चेतक का प्रयोग सबसे पहले विलियम मोस्टन ने 1846 में डाई इथल के रूप में किया था। इसके बाद 1847 ईस्वी में जेम्स सैम्पसन ने क्लोरोफॉर्म के निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया। क्या? तो जेम्स सैम्पसन ने 1847 में क्लोरोफॉर्म की निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया था। कुछ प्रमुख निश्चेतक कौन कौन सी है? तो डाई इथाइल ईथर, क्लोरोफॉर्म, सल्फोनल, बेरोनल, क्लोरोप्रोपेन, कोकीन, डाइजीपाम, पेंटोथल, सोडियम हेलोथेन, नाइट्रस ऑक्साइड आदि। पांचवा है एंटीबायोटिक्स। कहते हैं एंटीबायोटिक औषधियां अत्यंत सूक्ष्म जीवाणु, मोल्ड्स, कवक आदि से बनाई जाती है और ये औषधियां अन्य दूसरे प्रकार के जीवाणुओं को मारती है और उनकी वृद्धि को रोकती है। सर्वप्रथम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में पहली एंटीबायोटिक औषधि पेनिसिलिन का आविष्कार किया, जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं को नष्ट किया जा सकता है। कुछ महत्वपूर्ण एंटीबायोटिक औषधि कौन कौन सी है? पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, सेफेलोप्रिन्स, स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, रिफाइमाइसिन, क्लोरोमाइसिटीन आदि। अब यहाँ दिया गया है कि काच के प्रकार, इनके गुण और उपयोग। एक तरफ आपको दिया गया है काच के प्रकार, दूसरी तरफ है गुणधर्म, तीसरी तरफ है उपयोग। तो सबसे पहले देखेंगे जेना काच, जो कि काच का सर्वश्रेष्ठतम रूप होता है जेना काच। इसके गुण की बात करें तो इसमें जिंक और बेरियम बोरोसिलिकेट होता है, मजबूत अम्ल व क्षार प्रतिरोधी है। जेना काच का प्रयोग हम प्रयोगशाला में अम्ल व क्षार रखने की बोतलें बनाने में करते हैं। दूसरा आता है पोटास काच या कठोर काच, जो कि पोटेशियम और कैल्शियम के कार्बोनेट और सिलिका से बना उच्च ताप प्रतिरोधी है। इसका उपयोग बीकर, परख नली, उच्च तापरोधी उपकरण बनाने में किया जाता है। तीसरा होता है सोडा काच या मृदु काच। कहता है सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका से बना सस्ता और भंगुर होता है। खिड़की के शीशे, बोतल, ट्यूबलाइट, साधारण बर्तन आदि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। क्रोन काच की बात करें तो इसमें पोटेशियम, बेरियम और सिलिकॉन के ऑक्साइड अपवर्तनांक उच्च होता है इसका क्रोन काच का। क्रोन काच का प्रयोग हम प्रकाशीय उपकरणों और चश्मा के लेंस बनाने में करते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। चश्मा का लेंस बनाने में हम किसका प्रयोग करते हैं? तो क्रोन काच का। एक आता है फ्लिंट काच। फ्लिंट काच भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहता है इसमें सोडियम, पोटेशियम और लेड सिलिकेट का अपवर्तनांक कुछ होते हैं। उत्तम कलात्मक वस्तु उपकरण, बल्ब तथा प्रकाशीय उपकरण में हम फ्लिंट काच और प्रकाशीय उपकरण में क्रोन काच का भी प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट आता है पायरेक्स कांच या बोरोसिलिकेट। बोरोसिलिकेट की बात करें तब इसमें बोरोक्स और सिलिका है। ताप में अचानक परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं है। प्रयोगशाला के उपकरण में पायरेक्स कांच या बोरोसिलिकेट कांच का प्रयोग की जाती है। लेड क्रिस्टल कांच जिसमें पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड और सिलिका है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन को दर्शाता है। विभिन्न अलंकारिक वस्तुएं बनाने में लेड क्रिस्टल कांच का प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वार्टज कांच या सिलिका कांच। इसमें पराबैंगनी किरणें निकल जाती है। पराबैंगनी लैंपों के बल्ब बनाने में, प्रयोगशाला उपकरण बनाने में क्वार्टज कांच का प्रयोग की जाती है। फोटोक्रोमेटिक कांच जो कि तेज चमकदार यूवी यानी कि अल्ट्रावायलेट प्रकाश में काला हो जाता है, ऐसा सूक्ष्म क्रिस्टलीय सिल्वर यौगिक यानी कि सिल्वर क्लोराइड का कांच में उपस्थित होने के कारण होता है। यानी कि जो फोटोक्रोमेटिक कांच होता है ये काला होने का कारण क्या है, तो सिल्वर क्लोराइड के कारण, और इसका प्रयोग धूप परिरक्षक चश्मे में किया जाता है। एक आता है क्रूक्स कांच जिसमें सीरियम ऑक्साइड और सिलिका के अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित होता है और विभिन्न नेत्र दोषों के चश्मों के लेंस में क्रूक्स कांच का प्रयोग हम करते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है टेबल में कि रंग देने वाले पदार्थ और कांच का रंग। अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन में कांच का रंग कैसा है, भूरा काला। कैडमियम सल्फाइड में नींबू पीला, कोबाल्ट ऑक्साइड में गहरा नीला, क्यूप्रस ऑक्साइड में गिल्टर लाल, क्यूप्रिक ऑक्साइड में पीकॉक नीला, गोल्ड क्लोराइड में रूबी लाल, फेरिक अम्ल में फ्लोरोसेंट पीला, निकेल और मैग्नीज मोनोऑक्साइड में काला, मैग्नीज डाइऑक्साइड में गुलाबी, फेरिक ऑक्साइड में भूरा, पोटेशियम डाइक्रोमेट में हरा या हरा पीला, सिलीनियम ऑक्साइड में ऑरेंज रेड, सोडियम क्रोमेट या फेरस ऑक्साइड में हरा होता है। अब बस थोड़ा सा और है, कहता है सीमेंट। कहते हैं मुख्यतः कैल्शियम के सिलिकेट व एल्यूमिनेटों का मिश्रण होता है। सीमेंट क्या है, तो कैल्शियम के सिलिकेट और एल्यूमिनेट का मिश्रण है। जल तथा रेत के साथ मिलाने पर यह एक सुघट्ट पेस्ट बनाता है, यानी कि चिपचिपा पेस्ट बनाता है, जो धीरे धीरे जमकर पोर्टलैंड पत्थर क्या है कि इंग्लैंड में प्राप्त होती है। पोर्टलैंड पत्थर इंग्लैंड में प्राप्त होता है और ये धीरे धीरे जमकर पोर्टलैंड पत्थर की तरह कड़ा हो जाता है और इसलिए हम इसे पोर्टलैंड सीमेंट भी कहते हैं। इसकी खोज जोसेफ एस्पेडिन जो कि इंग्लैंड के थे 1824 में की थी। इसका निर्माण मुख्यतः चूना, एल्यूमिना, सिलिका, आयरन, मैग्नीशियम तथा सल्फर के ऑक्साइड मिले रहने के कारण होता है। यानी कि जो सीमेंट होते हैं इसमें किसका किसका, चूना, सिलिका, एल्यूमिना, आयरन, मैग्नीशियम, सल्फर। चूना, एल्यूमिना, सिलिका, आयरन, मैग्नीशियम और सल्फर पूरे 6 प्रकार के तत्व इसमें मिले होते हैं। आगे देखेंगे, कहता है इसका संगठन लगभग निम्नवत देखा जा सकता है। कौन कौन सी, तो कैल्शियम ऑक्साइड 60 से 70%, सिलिका 20 से 25%, एल्यूमिना 5 से 10%, मैग्नीशियम ऑक्साइड जिसे MgO कहते हैं 2 से 3%, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 1 से 2%, सल्फर ट्राईऑक्साइड SO3 0.1% और जिप्सम CaSO4 2H2O 2 से 5%। जो जिप्सम होता है यह उसे धीरे धीरे जमने के लिए जिप्सम को मिलाया जाता है सीमेंट में। अगला आता है हमारा उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर्स। कहता है मृदा यानी कि कृषि भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए उसमें मिलाए जाने वाले पोषक तत्वों को उर्वरक कहते हैं। रासायनिक उर्वरकों के अंतर्गत यूरिया, पोटास, डाई इत्यादि नामों से प्रचलित कृत्रिम विधियों से तैयार कर उर्वरक आते हैं। मुख्य रासायनिक उर्वरक निम्नवत है। कौन कौन सी, नाइट्रोजनी उर्वरक जिसे यूरिया या कार्बामाइड कहते हैं। याद रखेंगे यूरिया को ही कार्बामाइड कहा जाता है जिसका सूत्र होता है NH2CONH2। दूसरा आता है अमोनियम सल्फेट NH4 कैल्शियम साइनाइड CaCN2, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट CaNO3 का होल्टवाइज NH4NO3। एक आता है हमारा फास्फोटी उर्वरक जिसमें कैल्शियम सुपर फॉस्फेट CaH2PO4 का 2+ और ट्रिपल सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम CaH2PO4 × 2 होती है।
तो इस प्रकार आज की क्लास को हम यहीं पर रखेंगे। आगे की जो क्लास है यह हम लोग करेंगे और ये आखिरी होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा 45 मिनट की क्लास होगी, जहाँ पर हम सब पूरे विविध प्रश्न को करेंगे केमिस्ट्री के। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे और आखिरी वीडियो जो आएगी उसका इंतजार करेंगे और साथ ही आप कमेंट करके हमें ये भी बता देंगे कि अगला जो आपका यानी कि फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस का 3 सेगमेंट खत्म हो गया आपका, उसके साथ साथ आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री आपके समाप्त हो चुके हैं। आपके बचे अब तो वो है सिर्फ इकोनॉमिक्स और कुछ विविध तथ्य बचे हैं। तो आप लोग जरूर कमेंट करके बता देंगे अगला कौन सा चैप्टर शुरू किया जाए, उसके बाद हम लोग उसे करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों के साथ अपने सारे स्टडी ग्रुप में इसे शेयर करेंगे और लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। पीडीएफ के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, ग्रुप का, व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक है, वहां से आपको इस सभी के पीडीएफ मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।